वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आपका बिहार शिक्षक बहाली के सीरीज में दोस्तों बिहार एससीईआरटी बुक क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका ये टोटल चैप्टर इसमें दिया गया है, 14 चैप्टर दिया गया है, जो कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ठो करके देखेंगे। इससे पहले भी ऑलरेडी ज्योग्राफी का क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक टोटल चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर देख सकते हैं। लगभग आपका एससीईआरटी का सीरीज दोस्तों बहुत सारा चैप्टर खत्म हो गया है। जैसे 9th 10th का जो हिस्ट्री था मैंने उसको पढ़ा दिया, और उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जितने भी आपका ज्योग्राफी का उसको आप हमने क्लियर कर दिए। ठीक है, तो अब आप ये बचता है आपका हिस्ट्री 6 से लेकर 8 तक। इसको कवर कराने के बाद आपका 9th 10th का बचा हुआ मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर क्या आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा आप लोगों का बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि पता होगा दोस्त, बहुत ही जल्द आपको बिहार में फिर से शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। उसको देखते हुए ये सीरीज चलाया जा रहा है ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आपको सीख मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली चैप्टर के बारे में जो भी मतलब अपडेट होगा आपको मिलते रहे। अगर एक क्लास 6 का एससीईआरटी बुक जब बिहार का आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये 14 चैप्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक देखेंगे, और फिर कल का जो वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट उसमें बाकी हम जो देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप अगर के यहाँ पे आते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 में दोस्तों, उसका नाम है आपका यहाँ पे, ठीक है, उसका नाम है, पहले बुक का नाम देख लीजिए। पहले क्लास 6 का बुक का नाम है अतीत से वर्तमान, ये भाग 1 है। इसका पहला चैप्टर है हमारा अतीत। यहाँ पे मतलब क्लास 6 पे आइएगा वैसे तो ऐसे कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ है, सोचा मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझ एक विकसित करते चलूँ। ठीक है, पहला ही पॉइंट यहाँ पे आता है, पूर्व ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल दोस्त मेरे ऐसे काल को कहा जाता है जिस काल में कोई भी लिखित रूप से उस मतलब काल का हमको जानकारी नहीं मिलती है। मतलब ऐसा काल जिसकी जानकारी लिखित रूप में नहीं मिलती, उसको पूर्व ऐतिहासिक काल बोलते हैं। इससे अच्छा आपको यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है कबायली जनजाति, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये बीबीआई है, आपसे पूछा जाएगा ऐसा कौन सा काल था जो पूर्व ऐतिहासिक काल से बिलोंग करता था। ऑप्शन में दे देगा आपका कबायली जनजाति, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक में यही दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर 1 में आपका हमारा अतीत में इतना ही चीज़, एक पॉइंट जो मिला आपको जो कि आपका परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट था। अब आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में पढ़ना है आपको क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आपका परीक्षा के दृष्टि से क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित है, सब लोग जानते होंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं? यहाँ पे हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, डिफिनेशन देखने को मिलता है। इसके तहत एक उन्नत देश किसी कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उसका आर्थिक शोषण करता है। जैसे कि जब भारत गुलाम था तो भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। तो उपनिवेशवाद मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी मतलब मजबूत देश किसी गरीब देश पे या अच्छा खासा ही देश पे उस पे कब्जा कर लेता है और वहाँ का आर्थिक शोषण करता है, उसका रिसोर्स को यूज करता है, वहाँ से पैसे को अपने यहाँ लेकर जाता है, तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? बहुत बार ये सवाल में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछता रहेगा, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो ये पटना में स्थित है दोस्तों। अगला पॉइंट निकल कर आ रहा है, डॉक्टर स्नूपर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य के महल के स्तंभ निकाले थे, यानी स्तंभ की खोज किया था। याद रखिएगा, किसने कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ का खोज किया था? तो किया था डॉक्टर स्नूपर। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जिनको भी इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमको इस दिए गए नंबर पे दोस्त यहाँ पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तथा मैं खास उनके लिए लेकर आ गया हूँ एक सिलेक्शन किट, जो कि आपका आने वाले एग्जाम 6 से 8 के लिए एक सिलेक्शन किट है, जो कि आपको टोटल का टोटल सिलेबस को कवर करता है। ये जो बनाया गया है दोस्तों मटेरियल, आपका जो पिछले एग्जाम हो चुका है बीपीएससी का, उस पर बनाया गया है। इसमें क्या कुछ कंटेंट मिलेगा इस सिलेक्शन किट में? क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी पर चैप्टर वाइज हमने जैसे कि अभी पढ़ा रहे हैं, इसी टाइप का आपका सारा का सारा बुक मिल जाएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में बार बार मदद मिलेगी। उसके साथ ही साथ बीपीएससी में आज तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है उस सारा का मैं कंपाइलेशन दे दूंगा, ताकि आपको परीक्षा से आने से पहले बहुत बार उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएं, कि आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन उससे देखने को मिलेगा। उसके बाद 500 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम देंगे एग्जाम से 10 दिन पहले, कि जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। इससे पहले ही मैंने दिया था, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था। ठीक है, तो जिनको भी अगर घर बैठे जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मतलब हम बिना ट्यूशन के हम
अच्छे से मार्क्स स्कोर कर ले, तो बस डायरेक्ट दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कीजिए और इतना पे कीजिए और उसके बाद आपको तुरंत का तुरंत एक पूरा फुल मटेरियल दे दिया जाएगा, ताकि घर बैठे आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। अगला है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। खुदाई में मिले वस्तुओं का समय का निर्धारण करने के लिए कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट सवाल यही पूछा जाता है कि जो भी खुदाई होता है, जो भी सामान मिलता है, उसका समय का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मेरा दिया गया है, पॉइंट है कि तिथियों का निर्धारण ईसा मसीह के जन्म से होता है। आप लोग जानते होंगे एक बीसी होता है, एक एडी होता है। जो बिफोर क्राइस्ट यानी कि 1 ईस्वी को यहाँ उससे पहले जो होता है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। या जो अभी चल रहा है, अगर बोल सकते हैं मतलब 2001 ईस्वी की बोलना है तो उसको हम एडी बोलते हैं, यूनो डोमिनो बोलते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट निकल कर यहाँ पे आता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है आपका टीआरई एग्जाम में कि भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा भाग है आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय पठार, अगर कश्मीर साइड में जाइएगा तो जो कि पामीर का पठार हो गया, हिमालय का पठार हो गया, उस भाग को एक बोला जाता है उत्तर का पर्वतीय पठार। फिर उत्तर का मैदान हो गया जो गंगा का मैदान क्षेत्र जो आता है वो हो गया। उसके बाद दक्षिण का पठार हो गया, जब दक्षिण में आइएगा तो अन्नामलाई वगैरह जो देखा जाता है, और उसके बाद सुदूर दक्षिणी का मैदान हो गया। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको वहां पे आंसर लगाना है 4 भागों में बांटा गया है। आपको ये सवाल ये सब देखने को मिलते हैं, इसीलिए अच्छे से इसको जेहन में बैठा लीजिए। अगला पॉइंट आता है मेरा कि खैबर दर्रा किसके किसके देश को बीच जोड़ता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खैबर पास गुजरता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त की लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे पहले दुनिया में नगरीय सभ्यता का विकास कहां पे हुआ था? तो लगभग 2500 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे ये पनपा था। कोल्डिवा एवं चोपनी मांडो में सबसे पहले चावल उगाया गया था। ये सवाल पूछता है कोल्डिवा के बारे में, बहुत बार सवाल पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा और हो सकता है आपका सवाल पूछ दे, इसीलिए याद रखिएगा। तो सबसे पहले चावल कहाँ पे उगाया गया था? तो उगाया गया था कोल्डिवा में। ये नहीं याद भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा जो इंडिया शब्द है इंडस से निकला गया है और इंडस सिंधु नदी को बोलते थे। लगभग 2500 ईसा पूर्व ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडस कहा जाता था। इस नदी के पूर्व में स्थित नदी को पूर्व में स्थित जो स्थान था उसको इंडिया कहा गया, इसीलिए भारत का नाम इंडिया पड़ा है। क्योंकि जो भारत है दोस्तों वो सिंधु नदी के पूर्व में पड़ता था और जो कि उसको इंडस नदी के नाम पर उन लोग बनाते थे, इसीलिए इंडस से बन गया इंडिया। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे बातें। ये सब आपका समझने वाला बातें हैं, इसमें कोई वैसा मतलब एग्जाम के पर्पज से नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख दिए ताकि आपका समझ विकसित हो सके। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है प्रारंभिक समाज। इसमें हमको समाज के बारे में पढ़ना है कि समाज कैसे काम करता है, पहले के समाज किस प्रकार थे। ठीक है, पैसरा जो है मुंगेर जिला में पड़ता है दोस्त, उसको आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं, तो ये बिहार से संबंधित है, इसीलिए ये आपको जरूरी है। ठीक, देखिए ये सब चीजें जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटी में ये सब चीजें आपको देखने को बहुत कम मिलती है। इसीलिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूं कि आप जो भी लोग हैं ना पहले एससीईआरटी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है बीपीएससी लेता है, जो कि उसमें ऑलरेडी सिलेबस में उन्होंने ये बता दिया है कि हम जो भी सवाल पूछेंगे वो एससीईआरटी से पूछेंगे। तो आपको बनता है कि आप एससीईआरटी ही अच्छे से प्रॉपर से उसको अध्ययन कीजिए। अगर ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब एससीईआरटी पढ़िएगा ना इसमें बहुत सारे चीज बिहार के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसीलिए मैं भी रिकमेंड करता हूं कि एससीईआरटी पढ़िए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ गए होंगे। अगला पॉइंट निकलता है कि पाषाण काल के आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल कहा गया। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आग का आविष्कार कब हुआ? तो वो हुआ था पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि मध्य पाषाण काल में गेहूं, जौ, मड़ुआ जैसे अनाज का उपजाए गए थे। ठीक है, तो आग का आविष्कार जो हो गया पूरा पाषाण काल में हो गया, और जो गेहूं का उपजाया गया था सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ये उपजाया गया था। पाषाण काल के अंतिम चरण को नव पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल मतलब ऐसा काल दोस्त याद रखिएगा, पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है,
पाषाण मतलब पत्थर, ऐसा काल जिसमें पत्थर के सिवा और कुछ लिखित जानकारी वगैरह ऐसा नहीं मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर का युग का सबसे जो लास्ट काल था, उसको नवपाषाण काल कहा गया, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 में आपका क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 6 से। तो उसका नाम है चैप्टर नंबर 4 का प्रथम कृषक एवं पशुपालन। ठीक, खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश के पहाड़ियों की तलहटी में हुई। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि खेती की शुरुआत कहाँ से माना जाता है, तो वो ईरान और इराक देश में माना जाता है, पहाड़ी के तलहटी यानी मैदानी भाग से माना जाता है। ठीक, अपने देश में खेती के सबसे पहले शुरुआत पश्चिमी उत्तर भारत से मिलती है। पश्चिमी उत्तर भारत मतलब कहाँ, यानी कि ये वाला क्षेत्र हुआ, यहाँ पे राजस्थान वाला क्षेत्र यहाँ पे आ जाता है, यानी कि आपको पश्चिमी उत्तर भारत का यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। एक्चुअली में पूरा जगह तो कोई बता नहीं सकता है कहाँ पे साक्ष्य मिलता है, इसीलिए केवल यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया गया है कि पश्चिमी उत्तर भारत में वो चीज मिला था। ठीक है, तो आप लोग बस यही याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तर भारत में सबसे पहला खेती माना जाता है हुआ था। प्राचीन काल में महिलाओं का कार्य जंगली फल, दाने, जड़ आदि इकट्ठा करना था, जबकि पुरुषों का शिकार करना था। अब देखिए, प्राचीन काल में जैसे भी वर्तमान समय में भी स्त्री और पुरुष में अधिकतर क्या देखने को मिलता है, जो पुरुष होता है बाहर जाकर पैसा इकट्ठा करते हैं और महिलाएं जो है घर चलाती हैं। तो प्राचीन काल में भी यही था कि महिलाओं का काम था घर ही चलाना, जंगल से फल लाना, दाना लाना और जो भी मतलब ऐसा चीज है जो खाने योग्य हो उसको लाना था। और जो पुरुषों का काम था थोड़ा बहादुरी या काम था, उनको जाकर शेर का शिकार करना था। ठीक है, शेर का शिकार नहीं, सॉरी मैं ऐसे ही बोल दिया, जो मतलब शिकार करना था कि खाने योग्य उसको भी शिकार को बनाया जा सके, ऐसा काम था, दोनों को बांटा हुआ था। ठीक, इंसानों में सबसे पहले कुत्ता, फिर सूअर, फिर भेड़ आदि पालतू बनाए गए। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, आपसे याद रखिएगा, इंसानों ने सबसे पहले किस चीज को मतलब पालतू बनाया, तो वो कुत्ता के बनाया। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कुत्ता क्यों पहली बार उन लोगों ने पालतू बनाया था। ठीक है, अगर इतिहास पढ़े होंगे जरूर से जरूर बताइएगा, बाकी मैं बताता हूँ आगे चलते हुए। अगला सवाल है यहाँ के, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में नवपाषाण कालीन कृषकों एवं पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, जैसे कि बताया, क्योंकि वहां पे सबसे पहले कृषि हुआ था पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र में, तो वहीं पे कृषक क्षेत्र और पशुपालन का भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। उसके बाद का पॉइंट है यहाँ पे कि बिहार के मुंगेर, चिराद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन क्षेत्र है। वहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, मुंगेर के जैसे पैसरा में बताए हम ऊपर में, उसी तरह चिरांद और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में नवपाषाण कालीन वस्तुएं मिलती है। अगला पॉइंट यहाँ पे निकलती है मेहरगढ़, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले गेहूं को उगाने एवं पशुपालन का साक्ष्य मिले हैं। आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य कहां पे मिला है, तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में मिला है। आप लोगों से यही सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा, वो कौन सा स्थान है जहां पे गेहूं का साक्ष्य मिला है सबसे पहले, यानी गेहूं का साक्ष्य, तो वो आपको यहाँ पे टिक करना होगा, मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे आपका निकल कर आता है, और साथ में ही वहां पे मृतकों को दफनाने की भी साक्ष्य मिला है। ये दोनों याद रखिएगा, मृतकों को दफनाने का साक्ष्य, और क्योंकि देखिए जो प्राचीन काल में था ना, उसमें जो लाश होती थी यानी कि जो डेड बॉडी होती थी उसको दफनाने का, बहाने का और जलाने का सबका साक्ष्य मिला है। तो यहाँ से क्या हुआ था कि मृतकों के दफनाने का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से, और गेहूं का भी साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पे आपका अस्तर। अस्तर मतलब खुदाई के क्षेत्र में अस्तर किसको बोला जाता है, कि खुदाई के कई स्रोत मिलने से तात्पर्य यह है कि वहाँ एक करके कई संस्कृतियों उदित हुई और समाप्त हुई। देखिए समझिए, पहले मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता हो गई या मतलब हड़प्पा का जो काल हो गया, एक क्षेत्र ऐसा हुआ जहां पे तो संस्कृति उपजी, वहां पे लोग उपजे, लेकिन बहुत सारे किसी कारणों की वजह से उस क्षेत्र का विनाश हो गया और उस क्षेत्र वहीं पे दब के या मतलब पूरा उस क्षेत्र का विनाश हो जाता है। और उसके बाद कई हजार सालों के बाद एक दूसरा कोई वहां पे संस्कृति उपजती है और फिर वो भी वहां पे विनाश हो जाती है, यानी कि एक लेयर बाय लेयर चल जाता है वहां पे किसी क्षेत्र में लोगों का, तो उसी को बोलते हैं अस्तर। याद रखिएगा, अस्तर हो गया। अस्तर से सवाल पूछता है आपका, क्या सवाल पूछेगा, देखिए यहाँ पे कि चिरांद जो कि छपरा बिहार में पड़ता है, अभी यहाँ से 3 अस्तर मिले हैं, यानी कि 3 अस्तर मतलब कि चिरांद में अभी तो बिहार का जो छपरा पड़ रहा है, इससे पहले ही वहाँ पे 3 संस्कृतियाँ उपजी भी और वहाँ पे समाप्त भी हो गई, यानी कि वहाँ पे 3 पुश्तें आई और चली भी गई। ठीक है, पत्थर के औजारों को हिरण के सींग में
के बने औजार मिले हैं नवपाषाण काल के लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य था। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा चिरान में क्या हुआ था, 3 अस्त्र मिला था और साथ में ही हिरण के सींग भी मिला हुआ था यहाँ पे चिरान में, छपरा बिहार में। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 4। अब इसमें देख लेते हैं क्या कुछ थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया था इस चैप्टर को खत्म होने के बाद। जैसे चैप्टर खत्म होने के बाद नहीं देता है सवाल एमसीक्यू टाइप में, तो वही देख लेते हैं। सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो वो बनाया था कुत्ता बनाया था। उसके बाद गेहूं के साथ साक्ष्य, यहाँ पे साथ लिखा हुआ है तो इसको साक्ष्य कर लीजिएगा। ठीक, गेहूं का जो साक्ष्य मिला हुआ था वो मेहरगढ़ मिला हुआ था, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है, और यहाँ से ही मृतक को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ पे मिला हुआ है, तो वो कोल्डिवा में मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखिएगा जो मेहरगढ़ है ये पाकिस्तान में है, कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में है, बुर्ज होम जो है कश्मीर में है, चिरान बिहार के छपरा में है, और पैथमपल्ली आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी यही सवाल पूछ देता है कि कोल्डिवा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत ही वीवीआई है, ये सब स्टैटिक जीके के भी अंदर में आपका आएगा। ठीक, अगला यहाँ पे चैप्टर निकल कर आपका आता है, क्या है कि चैप्टर नंबर 5 है कि प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण, यानी कि जो अभी तो आप जिस शहर का रूप देखते हैं, इससे पहले जब सिंधु सभ्यता था, यानी कि हड़प्पा काल जब चल रहा था, नवपाषाण काल चल रहा था, उस समय नगर कैसा होता था उसी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया गया है आपका चैप्टर नंबर 5 में। नवपाषाण काल के बाद मानव ने धातु युग का इस्तेमाल शुरू किया, यानी धातु का इस्तेमाल शुरू किया, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया, जिसको धातु युग बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पहला धातु जो उपयोग किया गया था वो था तांबा। बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, वो कौन सा धातु था जिन्होंने मनुष्यों ने सबसे पहला बार प्रयोग किया था, तो तांबा धातु प्रयोग किया था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया गया था। यानी कि जो नदी होता है, नदी का जो सबसे निचला चीज होता है, यानी कि जो सबसे तरली में जिसको बोल सकते हैं उसको तलहटी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये प्राप्त किया गया था तांबा धातु। ठीक, अगला है कि हड़प्पा की खोज हुआ था जो पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हुआ था 1921 ईस्वी में। जो हड़प्पा है पंजाब में क्या हुआ था कि ऐसा नहीं था कि लोग मतलब प्लान करके गए थे हड़प्पा की खोज करने के लिए, नहीं। पंजाब में दोस्तों 1921 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उसी क्रम में उनको खुदाई के दौरान मिलता है कि यहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, समझ गए, 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है आपको। अगला पॉइंट आपका आता है कि नवपाषाण काल युग के बाद विश्व में कई हिस्सों में मानवीय संस्कृतियों एवं सभ्यता में प्रवेश किया। नवपाषाण काल के बाद, जो कि पाषाण काल का अंतिम युग था ये। जैसे में भारत में जो उपजा वो हड़प्पा संस्कृति, इराक का जो सभ्यता था वो मेसोपोटामिया का सभ्यता था। ठीक है, अब मिस्र की और जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की भांग सभ्यता हो गई, ये सारा का सारा। जैसे आपसे पूछेगा भांग सभ्यता कहाँ की है, तो वो है आपका चाइना के, याद रखिएगा ये चीज़ों को। अगला पॉइंट यहाँ पर निकलता है, पुरातनविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल आदि प्रमुख है। तो ठीक है, लगभग कितने स्थान है अभी हड़प्पा कालीन स्थान, लगभग 2800 है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 हिस्सों में विभाजित थे। पहला था जहाँ पे दुर्ग होता था जिसमें अमीर लोग रहते थे, और जिसको निचली जगह एक होता था उसमें नगर जिसको बोलते थे, इसमें साधारण लोग रहते थे। यानी कि जो ऊंची स्थान जो होता था हड़प्पा में, तो उसको दुर्ग बोला जाता था। उसमें लगभग मतलब जो हष्ट पुष्ट आदमी होते थे, अमीर आदमी होते थे, उन लोग रहते थे, और जो निचली बस्ती होती थी जिसको नगर बोलते थे, उसमें साधारण लोग रहते थे, हम आप जैसे लोग रहते थे। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आते हैं कि नगर की दीवारों पर ईंट निर्माण से, सॉरी, जो नगर की जो दीवार था वो ईंट के से बनाया गया था। सवाल पूछता है कि हड़प्पा कालीन जो नगर था किस चीज़ों से बनाई गई थी, तो याद रखिएगा ईंट से बनाई गई थी। आप लकड़ी नहीं मार दीजिएगा, वहाँ पे गलती हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है आपका कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार तालाब मिला है। महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषता पाई जाती है जिसमें अन्नागार मिला है। यानी कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा, लोथल हो गया, इनमें से अन्नागार जो है ये सब में मिला हुआ है। ठीक,
अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका है कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले हैं। ये चीज़ बहुत बहुत देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा ये पूछता है कि स्नानागार कहाँ मिला है, अन्नागार कहाँ मिला है, अग्नि कुंड कहाँ मिला है, चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। ये कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है, अग्नि कुंड मिला है, आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा से शुरू हुआ, जो आज लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। ठीक है, भारत में कितना आज अभी तक में जनसंख्या का नगरीकरण हुआ है, 28% लोगों का नगरीकरण हो गया है। और नगरीकरण की जो शुरुआत माना जाता है वो हड़प्पा माना जाता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। अगला पॉइंट निकल कर आता है आपका कि हड़प्पा कालीन बस्तियां में गलियों एवं सड़कों पर एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी एवं सड़क आयताकार खंड में विभाजित थे। यानी कि जो मतलब बस्तियां थी और गलियां थी जो वो संपूर्ण पे काटती थी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ों को। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग राजस्थान से तांबा तथा कर्नाटक के कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, गुजरात से समृद्ध उत्पादन और जम्मू कश्मीर से लकड़ी प्राप्त करते थे। यानी कि देखिए जो राजस्थान से था तांबा प्राप्त करते थे, कर्नाटक से सोना प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान और ईरान से चांदी प्राप्त करते थे और जम्मू कश्मीर गुजरात से लकड़ी प्राप्त करते थे हड़प्पा के सभ्यता के लोग। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे कि मेसोपोटामिया अभिलेख में मेहुला जो कि सिंध क्षेत्र में पड़ता था का प्राचीन नाम की चर्चा मिलती है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। अब आप बताइएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पे पनपी थी, कहाँ पे ये उपजा था। ठीक है, अभी तक अगर वीडियो देख लिए होंगे तो। अगला पॉइंट निकल कर आपका आता है कि हड़प्पा के लोग धरती को देवी देवता समझते थे एवं मृत देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलती बोल गया, मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे हड़प्पा में मृतकों को दफनाने एवं जलाने की प्रक्रिया थी, जैसे कि अभी आपको हम बताएं। अगला पॉइंट है कि धौलावीरा गुजरात लोथल से एक बंदरगाह का अवशेष मिला है एवं जलीय मार्ग से व्यापार होता था। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में, और लोथल से यहाँ बंदरगाह का अवशेष मिला है। तो आप लोग ये दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट आपका निकल कर आता है यहाँ पे कि हड़प्पा कालीन का जो सभ्यता है उसका खोज किसने किया था। तो ये वीवीआई में आता है, आप लोग इसको याद रखना ही होगा। जो हड़प्पा था, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। यह जो था रावी नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदाड़ो है दोस्तों, और उसका खोज जो किए थे रखाल दास बनर्जी ने किए थे 1922 ईस्वी में। यह एक सिंधु नदी के तट पर आपका स्थित था। ये चीज को याद रखिएगा। उसके बाद आता है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज किसने किया था, तो काली कमीज को लाल करने के लिए, यानी कि ब्रिजवासी लाल, याद रखिएगा इस तरह से 1961 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे ये पाया गया था। उसके बाद आता है लोथल। लोथल से आप यहाँ पे किसने इसका खोज किया था, तो रंगनाथ राव ने खोज किया था। और ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो भगवा नदी के, यानी कि भगवा नहीं, यहाँ पे भोगवा नदी होगा। भोगवा नदी से ये पाया गया था आपका यहाँ पे 1954 ईस्वी में। ये चीज याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप नहीं भूलिएगा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है कि धौलावीरा की खोज किसने की थी, तो आर.एस. बिष्ट जी ने किया था। यहाँ पे फिर चहुंदड़ों का खोज आता है गोपाल मजूमदार 1931 में, सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। फिर आता है रंगपुर। रंगपुर का खोज किसने किया था, माधव स्वरूप वत्स ने किया था 1931 से 53 के बीच में। यह स्थित है मादर नदी के तट पर। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5। और इसके लास्ट में देख लीजिए क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये चैप्टर के लास्ट में जब देखिएगा तो यहाँ पे आपका बहुत सारा एमसीक्यूज देखने को मिलेगा। उसके बाद एमसीक्यू देख लेते हैं। किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जहाँ पे बंदरगाह पाया जाता था पहले के जमाने में, तो वो है लोथल। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी, आप लोगों को जैसे कि पता हुआ अभी।
अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो ये जो अब महान स्नानागार था, जैसे बताएं मोहनजोदाड़ो से मिला था, जिसको बोलते हैं मृतकों का टीला ये चीज। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के पतन का सही कारण अभी तक नहीं चल पाया। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो किस कारण से पतन हुआ है? अत्यधिक बारिश की वजह से हुआ है, बाढ़ के कारण हुआ है, या कोई प्राकृतिक आपदा हुआ था? तो अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि आखिर इस सभ्यता का अंत हुआ कैसे। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। ठीक है, वैदिक साहित्य के भागों में विभक्त है। कौन कौन से दो भागों में विभक्त है? यहाँ पे दो भाग कर लीजिएगा। वैदिक साहित्य ऋग वेद हो गया और उत्तर वैदिक साहित्य हो गया। अन्य तीन वेद कौन कौन से हैं आपको याद यहाँ पे रखना चाहिए? ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। यहाँ पे कुछ गलती है, तो ऋग्वेद में सामवेद यजुर्वेद आएगा, तो यहाँ पे ये कुछ और लिखा गया है। ब्राह्मण जो अक्षय प्रारंभिक परिषद, ठीक है, उपनि छोड़ दीजिए, ये दो पॉइंट कुछ मिसप्रिंट यहाँ पे किया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है आपका कि उपनिषद टोटल कितने होते हैं? तो टोटल उपनिषद के मतलब यहाँ पे है 13 उपनिषद होते हैं। ठीक, आर्य जो भाषा है दोस्तों, भाषा बोलने वाले लोग जो सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना स्थान बनाया एवं वैदिक संस्कृत का विकास किया। आप लोग ये चीजें याद रखिएगा। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय भाषा का अंग है। भारोपीय इसको बोला जाता है। पूछा जाता है, यह सवाल ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जो संस्कृत भाषा है मतलब किसकी भाषा है? ये भारतीय था, यूरोपीय था, एशियाई भाषा था। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भारतीय और यूरोपीय भाषा दोनों का ये अंग था, इसीलिए इसको भारोपीय बोला जाता है। आप लोग ये याद रखिएगा, ये चीज़ों को हो सकता है आपसे सवाल पूछा जा सके। ठीक, अगला पॉइंट आपका निकल कर यहाँ पे आता है, क्या है कि ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त संद, फिर यहाँ पे कुछ मतलब मिसप्रिंट हुआ है मेरे मित्र, छोड़ रहा तो उसको, वर्तमान में जो कि पंजाब है, जो कि आर्य ऋग्वेद में आर्य का निवास स्थान के बारे में मतलब पता चलता है उसको, जो कि वर्तमान में पंजाब में है, यही यहाँ पे दिया गया है। आर्य आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना दोहा क्षेत्र में बस गए थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला पॉइंट निकल के आता है, एक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य जो पेशा था दोस्तों, वो था यहाँ पे आपका पशुपालन था। याद रखिएगा, जो जौ की खेती, ठीक है, जौ की खेती करते थे क्योंकि वह जल्दी तैयार हो जाता था। देखिए जो आर्य थे दोस्तों, वह जौ की खेती करते थे। जौ की खेती के कारण था क्योंकि यह जल्दी तैयार हो जाता था, और आर्य जो थे एक स्थान पर बसते नहीं थे, हमेशा इनका काम था इधर से उधर घूमना, इसीलिए जहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे उस क्षेत्र में जौ की खेती करते थे, क्योंकि यह जल्दी पनप जाता था, वो हो जाता था इसका। उसके बाद आता है यहाँ पे, आर्य भारत में आए तो वह 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे। कौन कौन से? योद्धा, पुरोहित और जनसाधारण। ठीक, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की कल्पना की गई थी, जिसका नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा था, जबकि महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित ताम्र पाषाण बस्ती थी। ये चीज आपको पता हो गया। अगला यहाँ पे आता है, इस चैप्टर का लास्ट, जिसे ही ये चैप्टर खत्म होता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका एमसीक्यू। तो इस लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में क्या कुछ एमसीक्यू दिया गया है उसको देख लेते हैं। वैदिक वेद को संख्या कितनी है? तो ये 4 वेद है। ठीक है, पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऋग्वेद से मित्रों। ऋग्वेद में, एक सेकेंड, यहाँ पे ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो याद रखिएगा, और जो ऋग वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन। इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? अभी भी सवाल ये पूछा जाता है कि इनाम गांव जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक गांव था, अभी वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है आपका, उसका नाम है प्रारंभिक राज्य। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रारंभिक राज्य से आपका क्या कुछ दिया गया है। बौद्ध एवं जैन में हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। याद रखिएगा, 16 महाजनपद किस में प्राप्त होता है? तो बौद्ध और जैन दोनों में प्राप्त होता है। महाजनपदों में आज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। ठीक है, जिसे भाग कहा जाता था दोस्तों, यानी कि जो महाजन पद थे उसमें जितना भी इनकम होता था, ठीक है, इनकम का 16वां हिस्सा वहाँ का टैक्स के रूप में दिया जाता था। हो सकता है पूछ दे आपका सवाल। मगध क्षेत्र में जंगलों में
मगध क्षेत्र का जो जंगल थे दोस्तों, उसमें हाथी पाया जाता था, ये चीज याद रखिएगा। मगध की दो राजधानियां थी, कौन कौन थी? एक राजगीर थी, एक पाटलिपुत्र था यहाँ पे, जो कि शासक था बिंबिसार था वहां का। अगला आता है कि उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र को बनाया। मगध के अंतिम नंद शासक जो थे वो घनानंद के समय में यूनान की विजेता सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर की सेना ने जो ब्यास नदी था उसको पार करने से मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त ने घनानंद को युद्ध में पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य था जो घनानंद को पराजित करके नंद वंश का अंत करता है और यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करता है। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे कई सदस्यों वाले समूह के लिए उपयोग किया जाता था, वो कौन सा शब्द है? वो गढ़। यानी आपसे पूछा जाएगा गढ़ क्या है, तो गढ़ मतलब एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसमें बहुत सारे सदस्य होते थे। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और वैवाहिक यहाँ पे संबंध स्थापित किया, ठीक है। अगला पॉइंट निकल कर आता है कि सभ्यता की प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है उसको पहली नगरीकरण कहा जाता है एवं द्वितीय नगरीकरण का विकास उत्तरी भारत में हुआ है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 का अंत होता है और स्टार्ट होता है आपका एमसीक्यू। महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है, ठीक। अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पे कि बिहार में स्थित है कौन सा मगध शासक अजात शत्रु की राजधानी कहाँ थी? यानी कि अजात शत्रु की राजधानी यहाँ पे पूछ रहा है तो वो आपका था राजगीर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 7 समाप्त होता है और इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका क्लास 6 का ही चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक ले पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।